A very good morning to all of you, my dear students. We are dealing with the chapter No Men Are Foreign, and we have read beta the introduction part and the first paragraph of the chapter, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि there is a single type of structure, that is similar type of clothes, and beneath all that clothing part we have the same body structures which are running with the same processes. For example, circulation process, respiration process, and others, so on. So we are living in the same way. We all are inhaling oxygen, we all are exhaling carbon dioxide, we all are eating food, we all are drinking water. तो हम लोगों के साथ जो प्रोसेसेस हैं हम लोगों को लिविंग रखने के लिए, वो प्रोसेसेस सेम हैं. फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इट इज सेम. एंड देन जिस लैंड पे हम लोग लिव कर रहे हैं, भले ही वो लैंड का एरिया डिफरेंट हो, बट जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा बेटा कि वी हैव टू जस्ट गेस आउट द सिमिलैरिटीज विच आर इन द पोएम. हम लोग को इस पोएम के थ्रू अपने अंदर के सिमिलैरिटीज निकालनी है, ना कि डिफरेंसेस. आप ये मत सोचिए कि one person is living in Singapore and one person is living in India. You have to think both of them are living on earth at least. ठीक है, तो हम लोग अर्थ पे ही लिव कर रहे हैं, भले ही वो सिंगापुर हो, भले ही वो इंडिया हो, बट हम लोगों को यहाँ पे सिमिलैरिटीज निकालनी है. तो हम लोगों ने क्या निकाला सिमिलैरिटीज लास्ट पैराग्राफ में? अब तक क्या निकाला कि नो मैन आर फॉरेन, नो पर्सन इज स्ट्रेंज, एंड beneath all uniforms single body breathes, and we all are just on the same type of land, that is earth. हम लोग इतना अभी तक पढ़ चुके हैं. Now moving on बेटा with the two more paragraphs. देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests. अब देखिए यहाँ पे दे जो लिखा है बेटा, दे refers to other person. अदर पर्सन मतलब आपको छोड़कर कोई भी, मतलब जो अदर लैंड पे है, जो अदर कंट्री में है, जिसको आप सोच रहे हैं कि ही इज़ वेरी लकी, ही इज़ इन सिंगापुर, ही इज़ इन पेरिस. तो आप ये सब जगह सोच रहे हैं. तो हम लोगों को जैसे कि सिमिलैरिटीज़ ही निकालनी है सारे ह्यूमन बीइंग्स के बीच में. तो आप अदर कोई भी पर्सन समझ सकते हैं, जिसको भी आप समझना चाहें. एनी पर्सन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, आपको हटा के कोई भी पर्सन वो अदर हो गया. तो यहाँ पे दे उन्हीं की लोगों के लिए है. दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर, मतलब जैसे हमें एयर, वाटर और सन की नीड पड़ती है, वैसे हमारे अलावा सबको ऐसा ही है. भले ही आप ये सोच रहे हो कि द पर्सन इज लिविंग इन पेरिस, द पर्सन इज लिविंग इन अमेरिका, अफ्रीका, कहीं पे भी वो रह रहा हो, बट ही नीड्स सन, एयर एंड वाटर. तो उसको भी वही चाहिए, हमें भी वही चाहिए. हम लोगों में सिमिलैरिटी क्या क्या है हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, जैसे जितनी नीड हमें सन की है, वी नीड द सनलाइट ऑफ द सन, वी नीड द एयर फॉर ब्रीदिंग, फॉर आवर सर्वाइवल, एंड वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर आवर जस्ट सर्वाइवल एंड लिविंग. तो हम लोग जिस तरह से एयर, वाटर और सन की नीड जितनी ज़्यादा हमें है, जितनी हम इसके नीडफुल हैं, वैसे ही बाकी सभी लोग इतना ही नीड करते हैं एयर, सन और वाटर को. तो दे टू अवेयर ऑफ, जितना कि हम जानते हैं कि सन की नीड क्या है, एयर की कितना इंपॉर्टेंस है, वाटर कितना नीडफुल है, ऑल ऑफ देम नो एंड ऑल ऑफ देम नीड इट. ओके, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. यहाँ लिखा हुआ है आर फेड बाय, मतलब वो लोग भी फेड होते हैं पीसफुल हार्वेस्ट से. मतलब पीसफुल हार्वेस्ट का यहाँ मतलब है बेटा कि वो लोग भी चाहते हैं कि उन लोगों को फूड मिले. और उन लोगों को फूड कहाँ से मिलता है? उन लोगों को भी फूड वहीं से मिलता है जहाँ हमें मिलता है. उन लोगों के लिए कोई अलग से फूड नहीं आता है, वही हार्वेस्टिंग होती है, वही जो राइस होता है, वीट होता है, मेज़ होता है, वो सब वहीं से आता है जैसे हम लोग खाते हैं. तो सेम प्रोसेस है फॉर ईटिंग ऑल्सो, फॉर गेटिंग फूड ऑल्सो, एंड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड ऑल्सो. दैट इज हार्वेस्टिंग का प्रोसेस जितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा वो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है.
तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। मतलब भले ही कोई अलग लैंड पे रहता हो, भले ही कोई कहीं भी रहता हो, कोई कैसा भी हो, बट अगर वह ह्यूमन बीइंग है तो इट इज़ सिमिलर विद आवर सेल्फ। हमारे और उनमें क्या सिमिलर है कि हम भी वही हार्वेस्टिंग करके फूड खाते हैं, तो वो लोग भी वही हार्वेस्टिंग करके फूड खाते हैं। चाहे पर्सन कैसा भी हो, चाहे रिच हो, पुअर हो, मतलब आप किस तरीके से भी उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएशन आपका कैसे भी हो, भले ही चाहे आपका कास्ट को लेकर डिफरेंस हो, आपके स्टेटस को लेकर डिफरेंस हो, वो रिच है वो पुअर है, बट हार्वेस्टिंग करके ही सभी लोग फूड खाएंगे, तो एटलीस्ट इस मामले में हम लोग सेम हैं। ओके, बाय वॉट्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। अब जैसे कि अब देखिए ये आपका इसी पैराग्राफ का थर्ड पॉइंट है। जैसे पहला वाला पॉइंट तो आपका ये हुआ, दे टू अवेयर ऑफ सन वाटर एंड एयर एंड सन वाटर एंड एयर। फिर सेकंड पॉइंट हुआ आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, मैंने आपको मतलब दोनों को बता दिया। अब थर्ड पॉइंट देखिए किस तरह हम लोग सिमिलर है, बाय वॉर्स लॉन्ग टू विंटर स्टार्व्ड। मतलब जिस तरह से बेटा कभी अगर वॉर हो जाती है तो उसमें हम लोगों को स्टारवेशन झेलना पड़ता है। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, व्हेन वी डोंट गेट फूड। ठीक है, फूड इज सो स्कैर्स, मतलब फूड की स्कैरसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग फूड पाते ही नहीं हैं, फूड मिलता ही नहीं किसी को, सब लोग फूड की वजह से मरने लगते हैं, फूड ना मिलने की वजह से मरने लगते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। जिस तरीके से जब कभी वॉर होता है तो हम लोग अगर कोई एक पर्सन है जो भूख की वजह से मर रहा है, तो वैसे ही अगर कहीं भी वॉर होगी तो जो भी फूड नहीं पाएगा वो फूड के बिना वैसे ही मरेगा। तो हम लोग एटलीस्ट इस मामले में भी सिमिलर हैं कि अगर हम लोगों को फूड नहीं मिला, कभी वॉर हुई, कभी कुछ हुआ, अगर फूड नहीं मिला तो हम लोग उसमें भी मरेंगे, मतलब सब लोग मरेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बिना फूड खाए अपने आप को सरवाइव कर ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इफ समबडी विल नॉट गेट फूड तो ही विल ऑटोमेटिकली डाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अब देखिए यहाँ पे ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया बेटा। पहला तो आपका फर्स्ट लाइन, सेकंड में आपका ये आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, थर्ड आपका हो गया बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। अब आपकी फोर्थ जो पॉइंट है जिसमें हम लोग सिमिलर हैं, वो फोर्थ पॉइंट आपका ये हो गया। उनके हाथों में भी वही लाइंस होती हैं मेहनत की जो हमारे हाथों में होती हैं। जैसे आपकी पाम पे कुछ लाइंस होंगी, आपने देखा होगा, आप सब लोग अपने पाम्स को एक बार देख लो बेटा, तो उस पर आप देख लोगे कुछ कुछ लाइंस होती हैं। मतलब आप जिसको कहते होंगे लिविंग लाइन है, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी लक की लाइन है, ये आपकी करियर की लाइन है। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस होती हैं उस पर जो ये शो करती हैं, आपके फॉर्चून डेस्टिनी को शो करती हैं। तो अगर किसी के हैंड में ऐसा लिखा है कि आपको कुछ बहुत बड़ा पाना है, बहुत बड़े हाई प्रोफाइल पर जाना है, तो आप बहुत मेहनत करनी है, तो ये काम सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी को आईएएस बनना है तो वो बिना मेहनत किए बन जाएगा और किसी को बनना है तो बहुत मेहनत करके बनेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत सबके लिए ऑलमोस्ट बराबर होती है। आपको आईएएस बनने के लिए पढ़ना ही है। मेरा यहाँ से सिंपल सा मतलब है कि इफ़ यू हैव टू बी रेज्ड अप इन योर लाइक करियर, अगर आपको अपने करियर में, अपने लाइफ में रेज्ड अप होना है, राइज अप होना है, तो आपके लिए मेहनत सेम है। मेहनत सबको इक्वली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बिना मेहनत किए सिर्फ लक से बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। नहीं, लक से आप थोड़ी बहुत ऊपर पहुंच सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको मेहनत की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर लोग आपको अपनी मेहनत बताएं, पर कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत की होगी। तो इट्स लेबर लाइन इज सेम, यानी कि सबको सेम अमाउंट की मेहनत करनी पड़ती है, सबको सेम अमाउंट की हार्डवर्क करनी पड़ती है अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी रिजल्ट्स को पाने के लिए। ओके, नाउ बेटा मूविंग ऑन। ये देखिए आपका फोर्थ लाइन हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, किस किस मामले में हम लोग सेम हैं। ठीक है, रिमेंबर, यहाँ बेटा ये थर्ड पैराग्राफ आपका मैं पढ़ रही हूँ, रिमेंबर वाला। ये यहाँ तक आपको बताया गया है कि आप इस पैराग्राफ तक पूरा आपको शुरू से लेके, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ पूरा आपको सिर्फ यही बताया गया है कि हम लोग किस किस मामले में सिमिलर हैं। हम लोग हमेशा डिफ्रेंशिएशन करते रहते हैं, तो हम लोग सिमिलर कहाँ कहाँ हैं ये थर्ड पैराग्राफ तक आप लोग बताया गया है। ठीक है, देखिए, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। अब यहाँ पे आपका ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। ठीक है,
स्लीप जहाँ कॉमा लगा है वहाँ तक आपका 5th पॉइंट है। मतलब जैसे कि हमारे पास आँखें हैं जो कि जगती और सोती हैं, जिनको रेस्ट की नीड होती है, जिनको जगना पड़ता है फॉर डूइंग वर्क, डूइंग टास्क, जो मेहनत करती हैं। तो वैसे ही सबकी आइज़ होती हैं। ऑब्वियसली सबकी आइज़ को वेक और स्लीप होना पड़ता है, मतलब जगना और सोना पड़ता है। एवरीबडी नीड्स, यहाँ स्लीप से मतलब है रेस्ट लेना, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है एवरीबडी वी हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, मतलब जो आईज होती हैं वो बेटा रेस्ट चाहती हैं। तो जैसे हमारी आईज को रेस्ट चाहिए, जैसे हमारी आईज पहले वर्क करती हैं, वेक होती हैं, जगती हैं, फिर सो जाती हैं, मतलब थक जाती हैं तो रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही सबकी आईज होती हैं जिसको रेस्ट चाहिए होता है, जो पहले जगता है और फिर उसके बाद से सो जाता है। ओके एंड इस अब देखिए 6th पॉइंट क्या है। 4 पॉइंट आपके पैराग्राफ नंबर 2 में हो गए, अब आपका 5th पॉइंट ये हो गया। अब 6th पॉइंट देखिए। 6th पॉइंट सेज एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, मतलब हर किसी के पास वो स्ट्रेंथ होती है जिसको आप प्यार से ही जीत सकते हैं। मतलब यू कैन ओनली गेट दैट स्ट्रेंथ बाय लव एंड केयर। आप ऐसा नहीं है कि किसी को डरा देंगे, किसी को धमका देंगे या किसी को बहुत ज़्यादा हैरेस करेंगे तो वो आपका टास्क पूरा करेगा या अच्छे से ही करेगा। लेकिन अगर आपको उसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है तो आपको बाय लव एंड केयर ही करना पड़ेगा। इसका मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपको अपने पेरेंट्स से कुछ चाहिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको अपने पेरेंट्स से आईफोन चाहिए, तो अगर आप इतना ज़्यादा रूडली बोलेंगे कि नहीं पापा मुझे चाहिए ये आईफोन, ये वो, मैं तो पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, या तो आप बहुत ही रूड लैंग्वेज यूज़ करें, आप थोड़ा सा रूड वर्ड्स का यूज़ करें कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, आप तो कैसे बात करते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, ये है वो है, और मैं लेकर ही रहूँगा कुछ भी हो जाए। सपोज़ करिए आपने इस लैंग्वेज में बात की, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे दिलाने में? नहीं होंगे। और बाय द साइड अगर आपके किसी फ्रेंड ने ऐसे बात की कि पापा प्लीज़ आई नीड आईफोन एंड ऑल माय फ्रेंड्स हैव माय ऑल द फ्रेंड्स आर हैविंग आईफोन्स एंड आई डोंट हैव, और प्लीज़ मुझे दिला दीजिए, और प्लीज़ मुझे चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, इस बार मेरे बर्थडे में मुझे गिफ्ट चाहिए। अगर आप बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज में बात करेंगे, दोनों ही केस में मे बी आपके फादर के पास पैसे बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, ओवर पैसा हो, लेकिन फिर भी क्या फर्स्ट केस में उनको दिलाने का मन करेगा? उनको आपके लिए परचेज करने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब उनका खुद का बेटा लैंग्वेज में ही नहीं एक्सेल है, मतलब लैंग्वेज प्रॉपरली बोल ही नहीं पा रहा ठीक से किसी से प्रॉपरली, उसको लैंग्वेज पोलाइट लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो वो शायद आईफोन खरीद के क्या करेंगे। लेकिन इन द सेकेंड केस उनको लगेगा कि भले ही बेटा बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है, भले ही बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ाई करता है, लेकिन इसकी इतनी पोलाइट लैंग्वेज है एंड ही इज़ सो डिसेंट इन एवरीथिंग, वो सभी से इतना डिसेंटली बात करता है कभी भी, तो वो एक बार शायद आपके विश को पूरा करने के लिए सोचेंगे। लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज में, फर्स्ट प्रोसेस में तो शायद मेरे ख्याल से वो सोचेंगे भी नहीं कि जब जिसकी लैंग्वेज इतनी ख़राब है तो पहले इसको अपनी लैंग्वेज सुधारने दो, उसके बाद हम सोचा जाएगा, उसके बाद हम सोचेंगे। तो वो तो शायद आपकी विश पूरी करने के बारे में ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि आपकी पहली ही जो इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन है, वही इतना ख़राब है कि शायद उनको उसी बात पे गुस्सा आ जाएगी कि पहले इसकी लैंग्वेज ही सही नहीं है, हम आईफोन इसे क्या खरीद के दें हम, बिकॉज इफ ही विल गेट आईफोन तो ही विल गेट मैड, बिकॉज बिफोर ओनली हिज लैंग्वेज इज सो रूड। तो एक लैंग्वेज का जो रूड होना होता है बेटा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, मतलब आपको अगर किसी की स्ट्रेंथ को, अभी समय आपके फादर के पास स्ट्रेंथ है भाई, मनी है उनके पास, वो उनके पास पावर है आपके लिए कोई भी चीज़ खरीद देने की, कोई भी चीज़ परचेज करने की पावर है उनके पास। तो अगर आपको उस पावर को विन करना है, उस स्ट्रेंथ को विन करना है, तो आपको बाय लव एंड केयर ही करना पड़ेगा। आपको अपना काम किसी से भी करवाना हो तो आप अगर रूडली बोलेंगे तो काम कभी नहीं होगा, लेकिन अगर आप पोलाइटली बोलेंगे तो इट्स 90% पॉसिबिलिटी कि योर वर्क इज डन। ओके, सो यहाँ पे मैंने बहुत ही ले मैन का लैंग्वेज दिया है बेटा, मतलब कि बहुत ही ले मैन के लैंग्वेज में आपको एग्जाम्पल दिया है।
सो दैट इट्स अ जस्ट सेंस ऑफ एग्जाम्पल कि आप जैसे समझ सकें कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ऑथर, कि किसी भी स्ट्रेंथ को अगर हमें जीतना है, अगर हमें किसी भी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड वी हैव टू यूज़ आवर लविंग लैंग्वेज एंड वी हैव टू बी with that person, we have to just be very loving and very caring. तो ये यहाँ पे ये सेंस है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बेटा लिखा हुआ है, अब आपके लिए आता है, ये हो गया 6th पॉइंट, अब आता है 7th पॉइंट, ठीक है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर लैंड में वो कॉमन लाइफ है। यहाँ पे कॉमन पर्सन नहीं लिखा है बेटा, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कॉमन पर्सन नहीं लिखा है कि एवरी लैंड देर इज अ कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन नहीं है। ऑब्वियसली आई कांट बी इन एवरी लैंड। मैं यहाँ पे हूँ, मैं धूमनगंज में हूँ, मैं झलवा में हूँ, मैं प्रतापगढ़ में हूँ, मैं सुल्तानपुर, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो किसी एक ही जगह पे रहूँगी, लेकिन मेरे जैसी लाइफ बहुत सारी जगह पे है। अब कैसी लाइफ, यहाँ देखिए, हर लैंड में वो कॉमन लाइफ है जिसको हम सब जानते हैं और समझते हैं। आप ये बताइए कि क्या आपको नहीं पता कि सिंगापुर में जो पर्सन रहता है उसको भी भूख लगती है, या पेरिस में जो पर्सन रहता है उसको भी वो भी पानी पीता है, या जो लाइक अमेरिका में जो पर्सन है उसको भी बुरी बातें बुरी लगती हैं, उसको भी पोलाइट लैंग्वेज अच्छी लगती है। हम लोग सब जानते हैं। ऑब्वियसली किसी से भी हम लोग पोलाइटली बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं पोलाइटली बात करेंगे तो ही विल फील बैड। एंड देन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है। he will also feel thirsty, he will also feel hungry, and he will also eat food, he will also drink water. तो everybody is doing the same thing. तो हर लैंड पे एक लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट क्या 100% कॉमन है। सबको वही चीज़ नीड होती है। हर लैंड पे कॉमन लाइफ है जिसको हम सब जानते हैं और हम सब समझते भी हैं। बिना उससे मिले, बिना उसको जाने, बिना उसको देखे, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं जो कॉमन है। तो देखिए 3rd पैराग्राफ के लास्ट में आपको ओवरऑल ऑथर ने समराइज कर ही दिया, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि बीनीथ, यहाँ पे 7 पॉइंट्स हमने पढ़े बेटा। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स सिंगल बॉडी ब्रीथ्स एंड इन ऑल लैंड we like our brothers walk upon, we all lie in the same land. तो 2 पॉइंट हमने वहाँ पढ़े थे, 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पढ़े 2nd पैराग्राफ में, फिर 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इस 3rd पैराग्राफ में। तो हमारे टोटल पॉइंट्स हो गए 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स ऑथर हैज़ टोल्ड अस अबाउट आवर सिमिलैरिटीज़। हम सारे ह्यूमन बींग्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ऑथर ने हमें 9 पॉइंट्स के थ्रू बताया है। नाउ वी विल रीड द 2 more पैराग्राफ्स इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल सी कि उन पैराग्राफ्स में क्या दिया हुआ है, क्या सिमिलैरिटीज़ दी हैं या क्या डिफरेंसेस दिए हैं या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो टिल नाउ वी हैव रेड 9 पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अब तक हम लोग ने 9 पॉइंट पढ़े, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को कहीं मेंशन कर लीजिएगा बेटा। जैसे मैंने आपको लाइन वाइज बताया ना, तो उस तरह से मेंशन कर लीजिएगा कि ये ऐसा सा पॉइंट है। तो टोटल देयर आर 9 पॉइंट्स टिल नाउ, पैराग्राफ नंबर 3। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि पैराग्राफ और में क्या है, ठीक है। टिल नाउ, टिल देन only this much बेटा. So we'll meet in the next class. Thank you.